बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कर लेते हैं स्कैंडी फोर्सेस। द स्कैंडी फोर्सेस दैट अफेक्ट द ओशन करंट आर द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। अब सेकेंडरी फोर्सेस जो हैं, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा प्राइमरी फोर्सेस के बारे में। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द सेकेंडरी फोर्सेस। तो सेकेंडरी फोर्सेस में जो चीज़ें ओशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, ओशन के करंट्स को, ओशन की लहरों को, वो है डिफरेंस इन टेम्परेचर, के टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना, माइल्ड होना या हॉट होना या बहुत ठंडा होना। और सेकंड चीज़ है डेंसिटी ऑफ वाटर, कि पानी कितना डेंस है, कितना भारी। डिफरेंस इन डेंसिटी अफेक्ट्स द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। पानी का उछाल, ऊपर की तरफ लहर का उठना, वो डिफरेंस और डेंसिटी के इफेक्ट की वजह से वो वर्टिकल होगा, यानी पानी सीधा ऊपर की तरफ उठकर जंप करेगा, एक बड़ी सी लहर ऊपर की तरफ उठेगी। और याद रखिएगा कि समंदर का पानी जो होता है ना, वो नमकीन होता है, काफ़ी ज़्यादा नमक वाला होता है, और जितना ज़्यादा उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा, इट विल बिकम मोर डेंसर। ठीक है, और हमेशा डेंस पानी नीचे की तरफ बैठता है। याद रखिएगा, जो जितना डेंस पानी होगा वो सिंक करेगा, डूबेगा, ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। लेकिन उसके डूबने से जो उससे कम सॉल्ट की क्वांटिटी वाला पानी है, वो उससे लाइटर है, लाइटर इन डेंसिटी है, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, यानी भारी चीज़, जैसे आपके एक मोटा दोस्त है और एक पतला दोस्त है, ठीक है, और वो सीसा पे बैठा है, तो जो मोटे वाला होगा ना, जब वो बैठेगा तो जो सीसा पर पतले वाला बैठा है ना, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो डेंस वाटर होता है, डेंसिटी कहाँ से आती है पानी में, उसमें नमक के कंटेंट की वजह से। और वो पानी ठंडा हो, उसमें नमक ज़्यादा हो, तो इट विल बिकम मोर डेंसर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर एंड लेस सलाइन। लेस सलाइन होता है विद अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो अब कम नमक वाला पानी और गर्म पानी हल्का होगा और तेज़ी से ऊपर की तरफ उछलेगा। समंदर की जो बड़ी बड़ी लहरें बनती, ठीक है ना, तो वो लहर ऊंची उठ रही होती है वर्टिकली सीधी ऊपर, आप समझ जाइएगा कि ये गर्म पानी और इसमें नमक कम है। और जो लहर नीचे की तरफ घुस रही होगी, नीचे की तरफ सिंक हो रही होगी, वही वजह बनी है उस गर्म पानी को ऊपर उछालने की, क्योंकि वो भारी थी, ठंडा पानी था और नमक उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में था। तो ये आपने वजह याद रखनी है कि स्कैंडी फोर्सेस दो तरीके से इफेक्ट होती हैं, एक तो डिफरेंस इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन डेंसिटी। और कौन सी वाली उछाल पैदा करेगी, विच इज़ लेस डेंस और वार्म वाटर। ठीक है, उसका पानी गर्म होना चाहिए और उसमें नमक की मिकदार कम होनी चाहिए, देन इट विल बिकम वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है ना, वो मूव करेगी अपवर्ड की तरफ, ऊपर की उछाल होगी उसकी लहर की। और जो दूसरी लहर होगी वो सिंक डाउन कर जाएगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी, समुद्र के नीचे की तरफ जाएगी भारी होगी, क्योंकि वो ठंडी है और उसके अंदर नमक की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आएगी मैं क्या बता रही हूँ। वाइल रिलेटिवली लेस डेंस वाटर टेंड्स टू राइज, और वो रिलेटिवली, जाहिर बात है, जब एक भारी चीज़ ज़मीन पानी के नीचे की तरफ जाएगी तो वो नीचे में मौजूद गर्म पानी को ऊपर की तरफ उछालेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, जगह तो चाहिए उस ठंडे पानी को एडजस्ट होने के लिए। कोल्ड वाटर ओशन करंट्स आर कॉज व्हेन कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल्स मूव स्लोली टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये आप समझ जाएं कि आपके पोल्स जो है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों, वहाँ से जब पानी, ठंडा पानी आएगा नीचे की तरफ, इक्वेटर की तरफ, दरमियान में अर्थ के बहकर, तो वो क्या करेगा, स्लोली डाउन होगा और उसमें लहरें पैदा होंगी। तो आपको याद क्या रखना है कि किस तरह कोल्ड वाटर ओशन करंट्स पैदा होते हैं और किस तरह हॉट वाटर या वार्म वाटर करंट्स पैदा होते हैं। तो कोल्ड वाटर करंट, ओशन करंट्स जो कॉज होते हैं, दैट वाज कॉज व्हेन कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल्स मूव्स स्लोली टुवर्ड्स द इक्वेटर। जब पोल से इक्वेटर की तरफ पानी आता है। और वार्म वाटर क्या है, जब इक्वेटर से पोल्स, दोनों पोल्स की तरफ, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की तरफ पानी जाएगा, तो वो वार्म ओशन करंट्स पैदा करेगा, यानी गर्म पानी की लहरें पैदा करेगा। And also when water from the equator moves towards the pole to take the place of the sinking cold water, यानी warm water की करंट, जो ओशन की करंट्स पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं, तो वो इक्वेटर से पानी towards the pole जाता है, क्योंकि उसने जगह लेनी होती है उस सिंकिंग कोल्ड वाटर की, जो कि ठंडा होकर बैठ गया, नीचे गहराई में चला गया। ठीक है ना, और उसकी जगह ऊपर गर्म पानी ने ले ली। तो ये चक्कर चलता रहता है गर्म और ठंडे पानी का। ठंडा पानी नीचे बैठता है गहराई में और ऊपर
और गर्म पानी की लहरों को उछालता है, ठीक है। और फिर दोबारा से मैं आपको रिपीट करवा दूं कि हाउ डज कोल्ड वाटर ओशन जो है उसकी करंट्स कैसे पैदा होती हैं। द वाटर मूव स्लोली फ्रॉम पोल टूवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो कोल्ड वाटर करंट्स, एंड वार्म ओशन वाटर करंट्स कब बनती हैं, जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। और वहां जाकर ठंडा हो जाए, ठंडा होकर फिर वापस आ जाएगा गर्म होने के लिए। तो ये चलता रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस करंट पढ़ लेते हैं कि व्हाई आर द ओशन करंट्स इंपॉर्टेंट टू अस। By moving heat from the equators towards the pole, ocean currents play an important role in moderating the climate. जब cold water जो है from the poles equator की तरफ जाता है या इक्वेटर से पानी टूवर्ड्स जाता है पोल्स की तरफ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मौसम को तब्दील करने में। ये तो हो गया एक बेनिफिट इसका। द सेकेंड बेनिफिट इज द सी लाइफ बेनिफिट्स फ्रॉम देयर करंट एज दे कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड फूड टू ऑर्गेनिज्म। पहला काम। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि जितनी भी सी मरीन लाइफ है ना, वो क्या करती है कि इससे फ़ायदा उठाती है। वो खाना जो कि उनको कभी मैसर नहीं आता, जब ये बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो किसी और इलाके का खाना, जैसे हमारे यहाँ पर सवात के सेब आते हैं, चेरी आती है, बिकॉज वी कैन नॉट ग्रो चेरी और अदर फ्रूट इन आर रीजन। जैसे लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर वी आर नॉट एबल टू ग्रो दीज क्रॉप्स, लेकिन सवात में वो गंदम इतनी खास नहीं उगा सकते तो वो गंदम हमसे ले लेते हैं। तो यही काम ये ओशन करंट्स करते हैं। लाइक दे आर डूइंग द ट्रेडिंग और दे आर डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर मरीन लाइफ। मरीन लाइफ को वो क्या करते हैं, अगर वो इक्वेटर की तरफ से आ रहे हैं तो वो जो कोल्ड रीजन में रहने वाले मछलियाँ हैं या पौधे हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स वो लेकर आ रहे हैं और फूड लेकर आ रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स किन के लिए, पौधों के लिए। फूड किन के लिए, मछलियों के लिए और दूसरी सी लाइफ के लिए। और इसी तरह अगर ठंडे इलाकों में से पानी उठकर इस तरफ को आ रहा है तो वो आकर बहुत गर्म पानी को थोड़ा नॉर्मल ठंडा कर देता है, जिससे ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं उग सकते वो फिर उस पानी में यानी स्टेबल हो जाता है पानी का टेम्परेचर, तो वो वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, वाई डू द करंट्स कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड फूड फॉर द फिश एंड एनिमल्स और लाइक जितने भी मरीन लाइफ है। फ़िश खुद क्यों जाकर नहीं खा लेती दूसरे रीजन्स में से खाना पीना अपना, वहाँ से क्यों नहीं वो कंज्यूम कर लेती। तो बच्चों, जो गर्म पानियों में रहने वाले सी लाइफ है वो ठंडे पानी में नहीं रह सकती। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड ओशन। और इसी तरह कोल्ड ओशन वाली जो है ना, वो वार्म वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो बस समझ लें कि अल्लाह ने समंदर में रहने वाली तमाम मछलियों और पौधों के लिए ये ट्रेडिंग का या समझ लें कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम रखा ओशन करंट्स को, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि दैट लिव परमानेंटली बाउंड इन वन प्लेस। लाइक वो सफ़र ही ना कर सकती थी, कैन नॉट ट्रैवल टू द वार्म वाटर रीजन और कोल्ड वाटर रीजन। इधर वाली उधर नहीं जा सकती, उधर वाली इधर नहीं आ सकती, वो सारा साल एक ही जगह पर उन्होंने रहना है। इसके अलावा तीसरा काम जो ये करता है ओशन करंट, वो क्या है, एंड कैरी रिप्रोडक्टिव सेल एंड मरीन लाइफ टू न्यूअर प्लेसेस। यही करंट्स, जब मछलियों ने अंडे दिए, ठीक है, तो उन अंडों को और रिप्रोडक्टिव सेल्स को, ठीक है, उठाकर पानी की लहरें ले जाती हैं दूर पार के इलाकों में, ऐसे रीजन्स में जहां वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये मछलियों की स्पीसीज़ जो है ना, बहुत से इलाकों में फैल जाती हैं, क्योंकि वो ख़ुद तो ट्रैवल करके इतनी दूर जा नहीं सकती, लेकिन ये समंदर की लहरें हैं जो उनके सेल्स को और उनके अंडों को उठाकर दूसरे इलाकों में ले जाती हैं। सवाल फिर यही पैदा होता है कि अगर मैम वो पोल का सेल्स उठाकर पोल की तरफ से ला रही हैं वार्म रीजन की तरफ, तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि वो जो अंडे हैं वो सर्वाइव करें। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि वो उठाकर आपको कोल्ड रीजन से गर्म इलाकों में लेकर आएंगे। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके गर्म पानी के जितने भी इलाके हैं लाइक इक्वेटर के आसपास, उसको मछलियों को दूर दूर फैला देती हैं। इक्वेटर कोई छोटा तो नहीं है, इट्स अ ह्यूज प्लेस। तो समंदर के अंदर दूर दूर तक वो वैरायटी समझ लें मछलियों की फैलाई जाती है। जैसे एक शहर के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाई जा सकती है। कहाँ से रही है, लाहौर से आ रही है, इस्लामाबाद से, लेकिन इस्लामाबाद में उसकी फैक्ट्री है और वो पूरे रीजन को और पूरे पाकिस्तान को, तमाम सूबों को वहाँ से सप्लाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये भी काम करती हैं वो। ज़रूरी नहीं कि करंट्स उठाकर वो पोलर से उठाकर इक्वेटर तक सारे सेल्स ले आएँ या इक्वेटर से उठाकर पोलर तक सेल्स ले जाएँ, वो रास्ते में भी छोड़ती हुई जाती हैं ये चीज़ें।
अब आखिरी और सबसे बेहतरीन काम जो ओशन करंट्स करते हैं, द करंट ऑल्सो मूव द प्लास्टिक वेस्ट एंड अदर ट्रैश एंड गैदर इट इन सर्टेन एरियाज ऑफ द ओशन। अब वो जो मेन ओशन में इन्होंने डंप किए इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जाके, ये जो बाहर के जितने भी ब्रॉड के रहने वाले हैं, यूके वाले हैं या यूएसए वाले हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा साफ जाहिर करते हैं ना। असल में ये शिप लोड करके ना सारा अपना गार्बेज तो गहरे समुद्रों में जाके फेंक देते हैं। अब समंदर क्या करता है, वो इन्हीं के आकर शोर्स के ऊपर और इनकी कोस्ट लाइन के ऊपर वही प्लास्टिक इनके ऊपर फेंक कर जाता है सारा इकट्ठा पुट्ठा करके। तो करंट्स जो है ना, ये ओशन करंट्स, ये जो लहरें हैं बड़ी बड़ी, ये भी बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इनकी इंपॉर्टेंस जो है अच्छे से समझ आई होगी। ज़रूर कीजिएगा याद इसको। 5 इसमें इंपॉर्टेंस है, दोबारा से आपके लिए रिवाइज़ कर देती हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्लाइमेट को मॉडरेट करती हैं। नंबर 2 इज़ के ये कैरी करती है न्यूट्रिएंट एंड फूड्स फॉर फिशेस दैट लिव इन अ बाउंड टू वन प्लेस, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा काम ये करती हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को जो है ना, वो मरीन लाइफ के वो न्यूअर प्लेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। और चौथा सबसे बेहतरीन काम ये करती हैं कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है एंड अदर ट्रैश, दे कैरी गैदर इट एंड उनको कहाँ ले जाती हैं, टू द सर्टेन एरियाज ऑफ द ओशन, और वहाँ जाके डंप कर देती हैं। तो समझ लें कि ये फ्री फंड का अल्लाह ताला ने हमारे लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओशंस में रखा हुआ है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अस। अब मेरे ख्याल से ये काफ़ी था आपको समझाना। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।